तो स्वागत है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो टॉपिक है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हम इस पर बात करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम विभिन्न अंगों पर हमारा कंट्रोल कैसे होता है और हम अपने वातावरण को कैसे समझ पाते हैं, उसको कैसे एहसास कर पाते हैं, ये सारी बातें निर्भर करती हैं इसी नर्वस सिस्टम पर। और मैं आपको, ये जाहिर सी बात, मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा और ये बात बिल्कुल लाजमी है कि अगर हम ये बात मान लें कि कोई भी चीज़ अगर हमें स्पर्श कर जाए, हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, अगर उसका भाव हमें बढ़िया लग गया तो हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अगर हमें उसका भाव थोड़ा सा बुरा लगा तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं। ज़रा आप बताना, ये आप कैसे कर पाते हैं? ये जानते हैं इसका सारा काम, सारा लेखा जोखा ये मस्तिष्क के पास होता है। मस्तिष्क ये सूचना आपको देता है कि नहीं नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं, आप इसे जल्दी त्याग दें। मस्तिष्क ही आपको ये बताता है कि आपने आग को टच कर दिया है, अपनी उंगली को बचा लें। मस्तिष्क ही ये बताता है कि आपने मीठे को स्पर्श किया है, बनाए रखिए अपने स्पर्श को। तो जहाँ यह एहसास अच्छा होगा, मस्तिष्क आपको ये हमेशा बताएगा कि आप उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, और जहाँ एहसास बुरा होगा, मस्तिष्क आपसे कहेगा आप वहाँ से हट जाएं। तो मैं ठीक नर्वस सिस्टम पर हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में आपके सामने आज जो टॉपिक हमने रखा है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। अभी मान के चले यहाँ से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अब यहाँ नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये करने वाला हूँ कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो अभी हमने आपसे बोला भी, नर्वस सिस्टम होता क्या है? अंगों पर नियंत्रण, अंगों पर नियंत्रण, वातावरण से हमारा समन्वय, वातावरण से हमारा समन्वय, ये चीज़ करने वाला ही तंत्रिका तंत्र है। यानी अंगों पर नियंत्रण और वातावरण से हमारा समन्वय स्थापित करने वाला ही तंत्रिका तंत्र है। ये बात आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक पेन या एक निब या एक कील आपकी उंगली पर चुभाई जाए, तो आप ज़रा सोचना, मस्तिष्क आपको तुरंत ये रिएक्शन देता है, तुरंत ये बात बोलता है मस्तिष्क आपसे कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप इसे हटाइए। दर्द हो रहा है, वो पीड़ा, वो तकलीफ मस्तिष्क के पास चला जाता है, वो सूचना पहुंच जाती है। तो ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग ये बात अब जान चुके हैं कि हमें अध्ययन किस क्षेत्र में करना है, किस बारे में हमें आगे अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियोज में क्या समझने वाले, क्या जानने वाले हैं, इस बात पर अब विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। समझना जरा, पहली महत्वपूर्ण बात, अगर हम तंत्रिका तंत्र को पढ़ने चल रहे हैं तो इसके महत्वपूर्ण 3 भागों को शामिल किया जाना है, और जिसमें पहला हिस्सा होगा मस्तिष्क का। यानी इसी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्र का मतलब अंगों का मेल होता है। ये बात हमने आपको मानव शरीर की संरचना के वीडियोज नंबर 1 में बता रखी है। तो मस्तिष्क, और मस्तिष्क के बाद मेरु रज्जु, ये वाला हिस्सा, और मेरु रज्जु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा आपका तंत्रिका कोशिका। ये 3 चीज़ें मिल करके, या 3 हिस्से ये जो हैं, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को संचालित करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के भाग हैं और इन्हीं भागों के बारे में हमें क्रम से अध्ययन करना है। मैं अभी ये बात आपसे बोल ही रहा था कि जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं या कोई चीज़ हमें टच हो जाती है, ये मान के चलें, तो हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि उनसे अपने हाथ को हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें दर्द का एहसास होता है। और जब हम किसी चीज़ से अच्छी अनुभूति और आनंद पाते हैं तो हम अपने हाथ को वहाँ बनाए रखना चाहते हैं। ये सबके साथ है। अब ये क्लियर बात समझिएगा, जैसे मान के चलें ये आपका हाथ है, और ऐसा हाथ हो भी सकता है
बहरहाल किसी का हो ये याद है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चुभाने का प्रयास करूँ, कोई भी चीज़ चुभा दूँ, तो पक्की बात है एक तंत्रिका होगी जिसे हम संवेदी तंत्रिका कहेंगे। संवेदी तंत्रिका जो मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाएगी। मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क तक सूचनाओं को ट्रांसफ़र करेगी, उसे संवेदी तंत्रिका तंत्र कहेंगे, मैसेंजर नर्व कहेंगे। वो संवेदनाओं को वहाँ भेजने का काम करेगी। और ठीक ये संवेदना पहुँचने के तुरंत बाद एक तंत्रिका यहाँ सूचना मस्तिष्क से फिर ट्रांसफ़र करेगी। कहने का तात्पर्य ये था कि एक तंत्रिका जो मस्तिष्क तक सूचना ले जा रही है वो संवेदी है, और जो दूसरी तुरंत रिवर्स जो जवाब लेकर वापस आ रही कि नहीं ये गलत है, हटा लीजिए हाथ वहाँ से, तो ये जो तंत्रिका है इसे हम लोग प्रेरक या चालक तंत्रिका कहते हैं। और इसी को मोटर नर्व भी बोला जाता है। मोटर नर्व, ये चीज़ समझिएगा, मोटर नर्व। तो जो प्रेरक या चालक तंत्रिका है वो मोटर है, और जो सेंसरी यानी संवेदी तंत्रिका है जो सूचनाओं को पहुंचाने का काम करेगी और ये सूचनाओं को वापस मस्तिष्क से पुनः लाने का काम करेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये दो तंत्रिकाओं का मसला है, जो एक सूचनाओं को ले जाएगी और एक सूचनाओं को ले आएगी। आगे की बात करता हूँ तो मैं ये मान के चलूँ कि मस्तिष्क और मेरुरज्ज और तंत्रिका तंत्र का जो ये हिस्सा है आपको भली भांति अब समझ में आने लगा होगा कि हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब क्रम से हम लोग इनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मस्तिष्क के बारे में। वही दिमाग जिसे हम मस्तिष्क कह रहे हैं, सच में एक मांसपेशियों का एक लोथड़ा है, मांस है ये। और आप ये जान ही रहे हैं मस्तिष्क कहाँ है, आपके कपाल में मस्तिष्क स्थित है, ये आपको पता है। और इस मस्तिष्क का जो वजन है वो 1400 ग्राम है। और ऐसा नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता, कहीं कहीं आपको ये लिखा मिल जाएगा कि 1400 से 1500 ग्राम यानी लगभग 1.5 किलो। और मैं रोचकता तो बताता ही रहता हूँ आपको हमेशा। ये 2% हिस्सा है हमारे शरीर के संपूर्ण भार का। ये पूरी बात मैं लिख दूँ, 2% संपूर्ण भार का हिस्सा है। ये संपूर्ण भार का हिस्सा कितना है, यानी हमारे शरीर का जितना भी भार है उसका 2% हिस्सा ये अकेले हैं। और एक रोचक बात मैं आपके साथ शेयर करूं तो समझना, ये हैं तो 2% हिस्से वाले, लेकिन देखना 20% ऑक्सीजन इन्हें चाहिए। 20% ऑक्सीजन इन्हें चाहिए और 20% इन्हें रक्त की मात्रा चाहिए। यानी हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन और 20% रक्त यानी ब्लड, ये खुद ही प्रयोग में लाते हैं, या इनके प्रयोग में इतना खर्च होता है, ये बात मान के चलें। और उससे भी कहीं रोचक बात यह है कि हमारा मस्तिष्क कितना ऑक्सीजन का उपयोग करता है, और इसके बावजूद ये अगर इसे ऑक्सीजन ना मिले तो 5 से 6 घंटा तक ये जीवित भी रह सकता है। ये और भी रोचक है, 5 से 6 घंटे तक ये क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है। जो आपका मस्तिष्क है ये वाकई में 5 से 6 घंटा तक जीवित रह सकता है बगैर ऑक्सीजन के। बगैर ऑक्सीजन के ये बिल्कुल अद्भुत है। और आपको पता है ऑक्सीजन के बगैर हमारी कोशिकाएं संचालित नहीं हो सकती हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वाकई में 5 से 6 घंटा तक अगर कोई इस तरीके से रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 5 से 6 घंटा ये बिल्कुल अलग आपको लग रहा होगा, सच बताएं तो 5 से 6 घंटा, ये मैंने गलत लिख दिया है, 5 से 6 मिनट इसे होना चाहिए। 5 से 6 मिनट तक ही जीवित रहेगा। 5 से 6 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाकई में 5 से 6 मिनट तक जीवित रहेगा। इतनी बात ध्यान दीजिएगा बगैर ऑक्सीजन के। अगली महत्वपूर्ण बात मैं करूं आपसे अपने इसी मस्तिष्क के बारे में, तो ये मसला हमें याद ही आ रहा है अब। वो है क्या कि अगर आपके मस्तिष्क को कोई निगेटिव थिंग मिल जाए, जैसे आप किसी को
प्रपोज कर रहे हो, समझ रहे हैं ना आप, ये तो बहुत जल्दी समझेंगे आप इस बात को। अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, अर्थात एक लड़का हो या एक लड़की किसी दूसरे लड़की या लड़के से, जो भी है मसला, एक लड़की ने एक दूसरे लड़के से कहा, एक लड़की ने दूसरे लड़के से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी और का हूँ, आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो आप ये जानते हैं कि वो सामने वाले का जो रिएक्शन होगा, क्योंकि आपने उसे तकलीफ़ पहुंचाई है, बस आपको ये लग रहा है कि आपने उसे तकलीफ़ पहुंचाई है और हो सकता है आप उतना एहसास भी ना कर पाएँ, लेकिन सामने वाले का मस्तिष्क इतना ज़्यादा चोट का एहसास करेगा जितना कि आपको आपके वाह त्वचा पर किसी डंडे से मारा जाए। बात समझ में आ रही ना हमारा? हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर मस्तिष्क कोई निगेटिव थिंग इसके सामने आएगी, निगेटिव मसला आएगा, तो ये चोट का एहसास करेगा। ये चीज़ समझिएगा, इसे चोट लगती है, इसे भी तकलीफ़ होती है, इसे भी दर्द होता है, इस बात को आप समझें। और सारा दर्द, सारी तकलीफ़, सारा प्रेम, सारी दया, सब कुछ यही तो है, इसी मस्तिष्क तो है। ये मस्तिष्क ही तो ये सारा काम करता है, ये हमें एहसास भी यही कराता है। तो झेलेगा कौन? यही झेलता भी है। ये बात अब क्लियर हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात और आपके साथ शेयर ही कर दूं मैं। आपके मस्तिष्क में जल की मात्रा 73% होती है। जल की जो मात्रा है वो 73% होती है, इस बात को आप ध्यान दें। और अगर मैं बात करूं, एक इस तरीके का एक बॉक्स बना दूं आपके सामने, और इस बॉक्स में आपका मस्तिष्क कुछ इस तरीके से रखूं, तो आप इसे समझ पाएंगे। इस बॉक्स को कहेंगे क्रेनियम बॉक्स। और ये जो यहाँ पर झिल्ली मिलेगी आपको, इसके चारों तरफ ये झिल्लियाँ मिलेंगी, जिसे हम लोग कहेंगे मेनिंजाइसिस। या इस तरीके का जो मसला है, वाकई में आप मेनिंजाइसिस कह लीजिए या आप इसे कह दीजिए मेनिंजेज, ये क्लियर है। तो हमने कहा कि हमारा मस्तिष्क एक चैम्बर में सेट है। अरे सुरक्षा ना होगी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मस्तिष्क से ही तो सारा काम संचालित हो रहा है, और इसकी सुरक्षा ना हो तो फिर तो अधूरा है, सारा मामला ही बेकार हो जाएगा। ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। जो हमारा मस्तिष्क है ये एक बॉक्स है जिसका नाम है क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स का मतलब हड्डियों के अंदर जो हड्डियां, इसके ऊपर जो कवच बनाई गई हैं, जो एक कवच बना हुआ है, उसी कवच को हम क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। यानी ये हड्डी है, हड्डी की संरचना है। वो हड्डी का चैप्टर आपके सामने से गुजर चुका है, आपको पता है हमारे कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। वो जो चैम्बर बना रखी हैं उसे हम क्रेनियम बॉक्स बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अब इस बॉक्स में आप देखो आपका मस्तिष्क कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब तो ऐसे अगर हम सर हिलाएं तो मस्तिष्क हमारा टकरा जाना चाहिए, ये गिर जाना चाहिए, कहीं इधर चला जाना चाहिए, इधर करें तो इधर चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो इसे चोट लग जाती, और जब इसे चोट लग जाएगी तो फिर मान के चलना आपके भविष्य को चोट लग जाएगी, पूरा अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ को समझने वाले फिर नहीं रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि इसकी सुरक्षा तो बनी रहे, इसलिए मैं इस पर चर्चा भी कर रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो झिल्ली जैसी संरचना है, ये काम क्या करती है? वाकई में इसका काम है, ये इसे पोषण देती है। झिल्ली जो है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान दें जिससे आप इसे नोट भी कर पाएंगे। ये इसे पोषण देती है, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करती है, यानी खराब पदार्थों का उत्सर्जन का भी काम करेगी ये झिल्ली, तथा पोषण देगी, उत्सर्जन करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात तो हमने लिखा ही नहीं, ये इसे सुरक्षा देगी। क्लियर है ना बात? सुरक्षा देगी, पोषण देगी, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करेगी। ये सारा मसला किसका है? इसी झिल्ली का है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। वाकई में एक आपने रोग सुना होगा, मेनिंजाइटिस। वो रोग है मेनिंजाइटिस। जो रोग जीवाणुओं से हो सकता है, विषाणुओं से हो सकता है, फिर परजीवियों से भी हो सकता है, ऐसे तमाम इसके कारक हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस जो रोग है, इसमें होता क्या है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। मेनिंजाइटिस रोग में ये जो मेनिंजेज नाम की झिल्ली है, जिसमें द्रव्य भरा होता है,
इस झिल्ली में आ जाती है सूजन, और जब इस झिल्ली में सूजन आ जाएगा तो पक्की बात है आपको मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाएगा, जिसमें आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा। इस बात को आप भली भांति अब समझ गए होंगे, मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहता था। तो हमने बात की कि मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क किस तरह हमारे लिए उपयोगी है, और ये बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सारा मसला, सारा खेल, सारी जिम्मेदारी इसी मस्तिष्क की है, जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हम आपके सामने अगर आपसे जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता पा रहे हैं, तो इसका भी सीधा मसला मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा तो कतई ये सारे काम ना हम कर पाएंगे और ना ही आप कर पाएंगे। आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मस्तिष्क के अब आगे हम लोग चलें और ये मान के चलें मस्तिष्क के 3 पार्ट होंगे या 3 भाग होंगे, और इन क्रमवार इन भागों का भी हम लोगों को अध्ययन ही करना है। और पहला इसमें मैं आपको बता दूं, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और एक तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। ये मैं पार्ट आपको बता रहा हूँ मस्तिष्क के बारे में। हम अभी तंत्रिका तंत्र के भाग नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, और हमने आपसे कहा कि तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट हैं, और उन पार्टों में हम लोग अब पहुँचे हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। वाकई में बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें आपके जीएस जीके में होती हैं जिन्हें हम लोग समझ करके अपने मस्तिष्क में यथोचित स्थान दे सकते हैं। लेकिन हम करते क्या, हर चीज़ को रटने की आदत हमारी पड़ जाती है, जिससे हम एक बहुत बड़ा सिलेबस अपने सामने पाते हैं, फिर हम अपने आप को नर्वस फील करते हैं, और वाकई में ऐसा है। तो आप ऐसा कतई ना करें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर बना करके काम ना करें। हाँ, एक कमेंट हमारे पास आया था, मैं उसका जवाब आपको देना ही चाहता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, क्योंकि हमें बताना ही बताना है कि आप ये जो पूछते हैं कि किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं आप फला चीज़ की, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी जगह बैठ रहे हैं, मैं आपको पूरा देने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये मान के चलें कि जहां पर सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आप वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर या आप अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ उससे आगे अन्य तमाम एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपसे जीएस जीके पूछा जाता है, जहां पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और इसके पहले जो हम आपको यूट्यूब पर अपने चैनल पर वीडियोज उपलब्ध करवा रहे हैं, दे रहे हैं, जहाँ पर हमने हिंदी की बात की है, आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठें जहाँ पर हिंदी पूछी जाती, हिंदी का व्याकरण रूप आता है, वहाँ हमारे वीडियोज आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मैं आपको बार बार विश्वास दिलाता हूँ, और बार बार पूरा मुझे विश्वास है कि आप हमारी बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं। यकीन करें, आप यकीनन सफलता की तरफ जाएंगे, ये विश्वास के साथ। और इसीलिए मैंने बार बार आपसे ये भी कहा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सिलेबस लें और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए समझें। तो मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जो हमने आपके सामने उल्लेखित कर रखा है। अब हम इन पार्टों के बारे में अलग अलग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी हिस्से होंगे, मध्य मस्तिष्क के भाग होंगे। वाकई में प्रश्न कैसे आता है कि हमारी चेतना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा पढ़ना मस्तिष्क के किस हिस्से से संचालित किया जाता है, अग्र से कि मध्य से कि पश्च से, ऐसा प्रश्न आता है। तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब आप जुड़े रहें और बेहतर ढंग से इसे समझने का प्रयास करें, जिससे ये चीज़ें अब आपको याद हो जाएं। अग्र मस्तिष्क के भी पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, इस बात को समझें। दूसरा है थैलमस, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस, और चौथा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है घ्राण पिंड। ये चीज़ समझ लें आप, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, घ्राण पिंड, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने अब लिख रखा है। अब मैं इसके अंतर्गत जितनी बातें बताऊंगा, जो भी आपके सामने उल्लिखित करूंगा, आप ये मान के चलेंगे कि ये मस्तिष्क के पार्ट हैं, और मस्तिष्क में से कौन सा पार्ट है, तो आप ये कहिए अग्र मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखना जरा, अग्र मस्तिष्क को हम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कह सकते हैं, सबसे बड़ा भाग। अब जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उठाएगा। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात आपको पता है। तो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाएगा। ये चेतन, चिंतन, सोचना समझना, समझना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ समझ जाइए। ये हमारे याददाश्त के मसले को बताता है। आपकी मेमोरी कैसी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी कैसी होनी चाहिए। वाकई में एक सामान्य मनुष्य की, एक मस्तिष्क की, सामान्य मस्तिष्क की मेमोरी होती है 1 TB। 1 TB बराबर होता है 1024 GB। ये आप अब समझ गए होंगे कि हमारे मस्तिष्क का डाटा कितना है। 1 TB के बराबर है, और 1 TB बराबर होता है 1024 GB। मैं उस डाटा की बात कर रहा हूँ। और अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कह दे कि मस्तिष्क की इकाई क्या है, तो सचाइएगा नहीं, कह दीजिएगा तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क की इकाई अगर कभी पूछे एग्जामिनर, तो निसंकोच आप जवाब दीजिएगा तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की इकाई है। ये बात क्लियर है। हमने कहा कि हम अग्र मस्तिष्क के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला है सेरिब्रम। ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट हमने बना रखे हैं, जिसे हम प्रामस्तिष्क कहते हैं। सबसे बड़ा भाग है चेतन, चिंतन, सोचना समझना, पढ़ना लिखना, यानी हमारी याददाश्त। आप खुद सोचिए, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त का मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं सुबह और शाम को भूल जा रहे हैं, इसका मतलब प्रभावित क्या है आपका सेरिब्रम, कमज़ोर क्या है आपका सेरिब्रम। अगर आप किसी चीज़ के बारे में एक गहन चिंतन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, गहन बातें नहीं बता सकते हैं, और किसी भी चीज़ को बहुत समय, लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं, तो पक्की बात है आपकी याददाश्त कमज़ोर है। आप समझने में कमज़ोर हैं, फिर आप जब आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप फिर पढ़ने में कमज़ोर हैं। बात तो सब वही है, क्योंकि इसको मैंने इसलिए तोड़ के लिखा है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सोचना कहाँ से, मस्तिष्क के किस भाग से संचालित होता है, तो सेरिब्रम से, यानी अग्र मस्तिष्क से। पढ़ना, ये भी सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क। याददाश्त, ये भी सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क। तो यानी ये संपूर्ण बहुत बड़ा काम कहाँ से संचालित हो रहा है, सेरिब्रम से। हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, हम आपको कोई चीज़ बता पा रहे हैं, इसका मसला क्या है, संचालित कहाँ से हो रहा है, सेरिब्रम से। ये सेरिब्रम का भाग है। सेरिब्रम ये हमें बता रहा है कि हमें चेतन, चिंतन, सोचना समझना, पढ़ना लिखना जैसी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं। तो वाकई में हमें ये सेरिब्रम से मिल रही हैं। ये बात क्लियर हो गई। सेरिब्रम ये काम कर रहा है। आगे समझें, महत्वपूर्ण बात अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर तो मेरा तो कमज़ोर है। कोई ये सोच रहा होगा कहीं मेरा तो कमज़ोर नहीं। इस बात से आप बिल्कुल डरे ना, आपका कमज़ोर नहीं है। आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी, ये पक्की बात है। आप मेहनत करते रहें बस। चेतन, चिंतन, सोचना समझना, पढ़ना लिखना, सब कुछ। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वाकई में मैं ये कहना चाहता था कि ये सारी चीज़ें संचालित होती हैं कहाँ से हैं, सेरिब्रम से। सामान्य जीवन, ये कह दें आज का जो जीवन है वाकई में बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा होता है, जिससे आपके सेरिब्रम पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। हो सकता है इस वजह से आपका सेरिब्रम कमज़ोर हो गया हो सकता है उस पर दबाव ज़्यादा पड़ा हो, तो वाकई में वो कमज़ोरी महसूस करेगा और आपको कमज़ोरी दिखेगी भी। ये क्लियर बात है। आप देख लीजिए, मदिरापान करने वाले व्यक्तियों का सेरिब्रम लगातार कमज़ोर होता चला जाता है। ये हकीकत बात है, क्योंकि उससे प्रभावित होता है, ये सेरिब्रम प्रभावित हो रहा है। और वो मदिरापान करने वाले लोग बार बार यही बात बोलेंगे कि हम तनाव में, हम तनाव में, हम तनाव में। तो ये तो समस्या है। लेकिन अब
आप लोग उस समस्या को ना सोच करके मुझे लगता है आप उसके निदान के बारे में सोच रहे होंगे कि सर कोई दवा है इसके बारे में। पहले तो ये तो समझ लो कि ये बीमारी आई कहाँ से, ये कमज़ोर होना शुरू कहाँ से हुआ होगा। सबसे बड़ी बात, आज का जो भविष्य है, आज के जो कल्चर है, यानी हम और आप, ये सारी जो सिस्टम है, वाकई में हम लोग गलत चीज़ों को दिन भर सोचते हैं और हमारा मस्तिष्क ये दावे के साथ एक शोध के अनुसार, ये रोचक बात है, ये बताया भी जाता है कि हमारा मस्तिष्क दिन भर में 70 चीज़ें निगेटिव सोचता है, यानी 70%, 100 में 70 तथ्य वो निगेटिव ही ढूंढेगा। तो नकारात्मक आज का जो माहौल है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, यानी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसा माहौल है कि 70% तो हम लोग नकारात्मक चीज़ों को ही सोचा करते हैं। और जब आप नकारात्मक थिंग्स लाएंगे, नकारात्मक चीज़ें सोचेंगे, तो पक्की बात है प्रभावित होगा ये। और ये जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक लड़का होगा जो अभी शादीशुदा नहीं है और एक लड़की है जो अभी ये भी शादीशुदा नहीं, और अब ज़रा सोचना, लगातार ये कुछ ऐसा काम करते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तमाम ऐसी परिकल्पना, तमाम ऐसी धारणाएं, कोई दिल पर नहीं लगाएगा, पहली बात ये समझना, उदाहरण है ये, एग्जाम्पल है आपके लिए। तो लड़का बार बार ये सोचेगा कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझे बिस्तर पर हिलाकर चाय दे, बिस्तर पर हिला करके हमें खाना खिलाए। तो ये बहुत गलत सोच रहे हो आप। इस तरह की उम्मीदें तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है। दूसरी बार में वो लड़की क्या सोच रही होगी, वो ये सोच रही होगी कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मेरा देखभाल करे, मेरे कपड़े धुले, ऐसे तमाम काम वो ऐसा सोच रही होगी, वो लड़की वो ऐसा करना चाह रही होगी। वाकई में मैं आपसे यही बात करना चाहता भी था कि सच में कि वाकई में ये जो निगेटिव थिंकिंग है, इससे आपका कुछ होना जाना है नहीं। ये नकारात्मक चीज़ें जो दिन भर आप सोच रहे हैं, ये गलत बातें, बहुत ही गलत बातें। आप ऐसा कुछ ना सोचें, आपका भविष्य यही निर्भर है, इसी पढ़ाई के साथ निर्भर है। जब आप अच्छा काम कर पाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पढ़ा लिखा बचवा पढ़िए में जानवा। वाकई में पढ़ने लिखने से ही आपको ये जो आपकी परिकल्पना है वो सब कुछ मिल सकता है। हो सकता है आपके आसपास 2-4 नौकर ही लगे हों, ये क्लियर बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो वाकई में ये निगेटिव थिंक है, इनको भी अपने दिमाग से निकालें। आज की जो भागम भाग जिंदगी है, भीड़ भाड़ जिंदगी है, मैं आपको ये भी सावधान करूँगा कि घरेलू लफड़ों से बचें। जो घरेलू कला है आपके, इनसे बचें। लगातार घर में डिप्रेशन का माहौल बना रहे, लगातार झगड़ा होता रहे, लगातार तनाव बना रहे, तो वाकई में सेरिब्रम प्रभावित होगा। मेरे कहने का सीधा मसला है कि अगर आप मान लीजिए शादीशुदा हैं और आप तनाव भरा जीवन जी रहे हैं, तो पति के साथ साथ पत्नी का भी सेरिब्रम प्रभावित होगा, याददाश्त कमज़ोर होगी, ये बात नोट कर लें। इसलिए तनाव भरा जीवन ना जिएं तो बेहतर है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सेरिब्रम का ये जो मसला है, ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि सबसे बड़ा भाग है, चेतन चिंतन वाला मसला है, और सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा दायित्व भी ये निभा रहा है। ये बात क्लियर है। तो मैं इस चीज़ को अब हटा ही देना चाहता हूँ। वाकई अब ये आप बात समझ ही चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ थैलमस के बारे में, जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है, थैलमस। थैलमस जो हिस्सा है, वाकई में ये एक्सटर्नल यानी बाह्य संवेदनाओं को बताएगा, बाह्य संवेदनाओं को बताएगा। बाह्य संवेदनाओं का मतलब ये हुआ कि मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, वाकई में जो मुझे गर्मी लग रही है, ये बाह्य संवेदना है। ये मेरा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट मुझे ये बता रहा है? थैलमस बता रहा है। अगर आपको गर्मी का एहसास हो, आपको ठंडी का एहसास हो, आपको कोई डंडे से पीटे, वो चोट, वो दर्द का एहसास हो, वाह चोट की बात कर रहा हूँ, दिल पे लगे हुए जख्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात ध्यान देना, जो अंदर के घाव हैं वो दूसरे मस्तिष्क द्वारा संचालित होंगे, मस्तिष्क के दूसरे पार्ट द्वारा संचालित होंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा था। गर्मी हो, ठंडी हो, चोट लग जाए, यानी बाहरी आघात पहुँचे, बहुत ज़्यादा धूप लगे, ये जो चीज़ें हैं, ये वाकई में मस्तिष्क का ये थैलमस वाला भाग आपको बताएगा। इस बात को ध्यान देना, ये एक्सटर्नल जानकारी आपको देगा, वह जानकारी यानी गर्मी ठंडी चोट के बारे में बताएगा। ये बात क्लियर है। एक रोचक बात मैं आपके साथ यहीं साझा कर दूं कि अगर आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा
ठंडी लगे, यानी ये दोनों अगर बहुतायत मात्रा में हो तो आपका मस्तिष्क इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो आपका मस्तिष्क इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं करेगा, मस्तिष्क में इससे भी नुकसान पहुँच सकते हैं। यानी इसलिए बहुत ज़्यादा तापमान में भी ना रहें और बहुत ज़्यादा न्यून तापमान में भी ना रहें, दोनों ही घातक हैं मस्तिष्क के लिए। और मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी लड़ाई बेकार हो जाएगी, जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो बेकार चला जाएगा। तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें, ज़रूर ध्यान दें। तो अब हम हाइपोथैलेमस की बात करें, ये चीज़ ज़रा ध्यान देना, इसको नोट कर लें आप। अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस पर। थोड़ी सी जगह हम यहाँ बनाएंगे और आप अपने मस्तिष्क में भी थोड़ा सा स्पेस बनाते रहें। जो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ आप अपने मस्तिष्क से उसे मिटने ना दें, क्योंकि मैं यहाँ मिटा करके पुनः लिख सकता हूँ, आप अपने मस्तिष्क में कितनी बार मिटाएंगे, कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ लिखना और पढ़ना है अपने मस्तिष्क में। अब जरा ध्यान दें, हाइपो जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये इंटरनल सूचना देगा, ये चीज़ समझें। इंटरनल जानकारी देगा आपको हाइपोथैलेमस, जैसे घृणा, प्रेम, ईर्ष्या। ये जो है घृणा हुआ, प्रेम हुआ, ईर्ष्या हुआ और आपका पीड़ा, अंदर की पीड़ा, वही जो भी आपसे बोला हमने, वो दर्द, दिल का दर्द, दिल का दर्द आप क्या जाने, वो वाला दर्द, वो वाला दर्द जो अंदर है आपके, वो वाला दर्द जो आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। वाकई में आप किसी चोट को भूल जाते हैं लेकिन अपने दर्द को बहुत महसूस करते हैं, आप शायर बन जाते हैं। इस कदर उस दर्द को आप सामने लाते हैं कि ऐसा लगता है कि इससे बड़ी चोट कोई हो ही नहीं सकती है, सच में। तो ये मैं सोचता भी हूँ कि ये मनुष्य और हम लोग क्या क्या करते हैं, सच में। जाने दीजिए, आप इमोशनल ना हो जाएं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा बढ़ाऊँ। घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, पीड़ा, आंसू, ये अंदर वाले भाव हैं ना, ये तो समझ रहे हो ना, बाहर से तो आएंगे नहीं, अंदर के भाव हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग किसी से घृणा करने लगे, जो दिल दिमाग का मसला है ना, एक बात और समझ लो, आप जो बार बार दिल की बात करते हो अब ये ना करो आप, क्योंकि आप अब विज्ञान से जुड़े हैं। दिल का कोई मसला नहीं, दिल केवल परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे शरीर का एक इंजन है। जिस दिन थमेगा उस दिन हम थम जाएंगे, जिस दिन इसने हमसे मुंह मोड़ा उस दिन हम दुनिया से मुंह मोड़ जाएंगे। वाकई में दिल का मतलब इंजन है और सब कुछ जो मेमोरी वाला हिस्सा है वो सब कुछ हमारा दिमाग है, इस बात को ध्यान दें। यानी हर वो दर्द, हर वो तकलीफ, हर वो खुशी, हर वो पीड़ा महसूस करेगा दिमाग। दिल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दिल की बड़ी जिम्मेदारी जमाने को बताते हैं और वो दिल पर हर चीज़ लगा बैठते हैं। ताजमहल से लेकर के सब कुछ दिल से ही जुड़ा है, दिमाग से तो मुझे लगता है कुछ जुड़ा नहीं, लेकिन सब कुछ दिमाग से ही बना, सब कुछ दिमाग से ही संचालित हुआ। शाहजहां ने दिमाग से ही सोचा होगा, दिमाग से ही सब कुछ किया होगा। लेकिन बहरहाल आगे चलें तो घृणा हुआ, प्रेम हुआ, ईर्ष्या हुआ, ये सब आपके अंदर के भाव हैं जो किसी भी चीज़ को देख करके हो सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ को आप देख करके घृणा करने लगें, किसी वैसी चीज़ को देख करके आपको प्रेम आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, पीड़ा आ जाए, आंसू आ जाए। बहुत अच्छी चीज़ आपने किसी, आपके ही भाषा में मैं बात कर दूं, आपने किसी लड़की को देखा 7 सेकंड 8 सेकंड के लिए, और वो लड़की भी आपको कुछ इस तरीके से हल्का फुल्का अपना व्यवहार आपके सामने रख दी, तो आपका जो प्रेम वाला है ना रस, वो जाग जाएगा, प्रेम का रस जाग जाएगा। और वो प्रेम का रस जब जगेगा वाकई में वो आपको पहुंचाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये सूचना देगा कि सच में मामला ठीक है, लगे रहो, बने रहो, आगे हर जगह आपको मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी। ये मान के चलें तो घृणा, प्रेम हुआ, ये जो चीज़ थी अभी इंटरनल है, ये बता दिया हमने कि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को देखा जो आपको मोहक लगी, आकर्षक लगी, तो आपको प्रेम हो गया उस चीज़ से। आपने किसी बुरी चीज़ को देखा तो घृणा हो गई आपको। आप ईर्ष्या तो अलग प्रकार का ही करते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसे ही नहीं लिख रखा था। ये जिसके अंदर है वो ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं रह सकता,
ये बात ध्यान देना। घृणा करके फिर भी आप खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या करके आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बोल रखा है। अगर पीड़ा की बात करें तो वही कष्ट है, और आंसू की बात करें तो आंसू भी संवेदना ग्रहण करेगा। जब दर्द वाला अंदर भाव जाएगा तो हमारी आंखों से अश्रु बाहर चले आएंगे। अंतरिक्ष में चले जाओ तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। क्यों? हमारा प्रश्न आपसे है कि अगर हम अंतरिक्ष में हों तो हमारे आंखों से आंसू नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगा तो ही तो आंसू नीचे गिरेगा, और जब आंसू नीचे गिरेगा तो ही तो आप जान पाओगे कि आंसू आ रहा है। ये बात समझना। वहाँ रो करके भी हम रो नहीं पाएंगे। आगे की बात करें तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं मान के चलूँ। एक घ्राण पिंड का थोड़ा सा मसला है। ये सच पूछा जाए तो इसी हाइपोथैलेमस का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं इसे अलग इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपका एग्जामिनर अलग से पूछना ही चाहे तो गंध की बात करें तो अगर कभी भी वो गंध की बात करता है, यानी सूंघने की शक्ति की बात करता है, यानी सूंघना और उसको महसूस करना और ये बताना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये कैसा है, ये जो सूंघ करके आप बताते हैं, जिसे आप सूंघना कहते हैं, वो इस घ्राण पिंड द्वारा संचालित होता है। और वो भी मामला कहाँ है? अग्र मस्तिष्क से। तो मैं ये बात कन्फर्म कर सकता हूँ अब, और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जान चुके हैं कि अगर मैं आपसे कहूँगा प्रेम का संचालन कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ईर्ष्या अगर इसका संचालन अग्र मस्तिष्क। पीड़ा, आंसू, घृणा, इस सबका चेतना और वो आपका याददाश्त, और फिर ये गंध, सुगंध जिसे आप कह रहे हैं, ये भी हमारे अग्र मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का काम है। ये उन्हीं का दायित्व है, और ये बड़ी जिम्मेदारी से पूरे जीवन भर इसका निर्वहन करता रहता है। हम इसको संभाल सकते हैं, हम इसकी देखभाल कर सकते हैं, हम इसका केयर कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया है, और बिल्कुल केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान सकते हैं, आप जिस काम के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, जिस काम के लिए हमारे वीडियोज आप देख रहे हैं, वाकई में इनकी बहुत बड़ी योग्यता आपके सामने मैंने रख दी है। इसलिए इनकी तो रक्षा, सुरक्षा आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी जाती है। इस बात को आप ध्यान दें। जिम्मेदारी इसलिए हो गई क्योंकि अब इनका सारा मसला आपके सामने आ ही चुका है। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि आप इनका वो क्या कहते हैं, देखभाल करेंगे। और आप ज़रूर पूछेंगे सर क्या कोई दवा है, कोई ऐसा उपाय है जो इसको तेज कर सकता है? जी हाँ, आप सुबह योग करें तो आपका मस्तिष्क, आपका सेरिब्रम इससे ज़रूर कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा, अच्छा होगा, अच्छा कार्य करेगा। वही है, आप चिंता छोड़ें, चिंतन छोड़ें, और आप एक अच्छा काम करना शुरू करें। चिंता छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ सोच करके चलें कि कुछ भी बुरा नहीं है। और ये मान के चलें दुनिया में कितना गम है। आगे वाली लाइन आप जान चुके हैं, मैं बोलूँगा नहीं अब, क्योंकि आप बहुत समझदार इन मामले में। अब ये देखिएगा, ये मैं एक दवा आपको औषध दिए है, ये तो क्लियर है, कोई बात नहीं है। दिमागीन एक दवा है, वो आयुर्वेदिक है, इस्तेमाल करते हैं लोग, किया जा सकता है। आप इसको खाएं, च्यवनप्राश की तरह है, ये खा सकते हैं, अपने इस अग्र मस्तिष्क को एक पोषण दे सकते हैं। बहरहाल फिर भी आप, मैंने जो बताया उस आधार पे आप इसका देखभाल कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है तो आप इसे नोट कर लें। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अग्र मस्तिष्क वाला हिस्सा अब आप समझ पाए होंगे। एक प्रश्न मैं आपसे कर ही लेता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ कि भूख, प्यास, निद्रा, ये सब मस्तिष्क के किस भाग से संचालित होते हैं? अभी हमने आपको बता दिया है। आप ज़रा बताना, ये सेरिब्रम से हैं कि थैलेमस से हैं कि हाइपोथैलेमस से हैं? सेरिब्रम से हमने बता दिया था। उस सेरिब्रम में तो ये मसला होना नहीं चाहिए। सेरिब्रम में तो भूख प्यास का कोई लेना देना तो हमने आपसे बताया नहीं। और फिर हमने ये बात आपसे कही भी कि थैलेमस में तो ये चीज़ हमने बोला ही नहीं है कि नहीं। थैलेमस का मतलब था एक्सटर्नल, यानी बाहर की चीज़ों के बारे में। ये तो अंदर की बात है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यह भी कहाँ है? हाइपोथैलेमस में ही। हाइपोथैलेमस ही ये जानकारी देगा, या इन तमाम क्रियाकलापों का अगर क्रियान्वयन कोई करता है तो वो हाइपोथैलेमस है। वो हाइपोथैलेमस ही ये सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं मान के चलता हूँ हम लोग मध्य मस्तिष्क के पास आ जाएं, दूसरे पार्ट पर आ जाएं, और मैं इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट बना दे रहा हूँ। एक पार्ट है कार्पोरा, और एक दूसरा पार्ट है सेरिब्रल।
कार्पोरा से ईयर और आई यानी आपके कान और क्या आँख का संचालन कहाँ से होता है? तो मध्य मस्तिष्क से। और मध्य मस्तिष्क के किस हिस्से से? तो मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा वाले भाग से ये काम होता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे अब कि मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा, ईयर और कान, ईयर और आई यानी कान और आँख का संचालन होगा, और सेरिब्रल से मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को कहीं गलती से मेरुदंड ना समझ लेना। मेरुदंड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की बात होती है, और मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, जो उसी हड्डी के बीच में संरचना पाई जाती है, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। इसका संचालन, मेरुरज्जु का संचालन, यह भी मस्तिष्क का एक भाग ही है भैया। ये बात आप ध्यान देना। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क वहीं पूरा हो गया, मस्तिष्क का ये हिस्सा है। मेरुरज्जु का संचालन कौन करता है? सेरिब्रल यानी मध्य मस्तिष्क करता है। और इसी मेरुरज्जु को सेकेंड मस्तिष्क भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना। अगर कभी पूछे एग्जामिनर कि दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मेरुरज्जु को दूसरा मस्तिष्क कहते हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझना क्या हम लोगों को, मैं ये आपको बताना ये चाह रहा था कि कभी कभार क्या अक्सर होता है कि हमारा जब मस्तिष्क बहुत बिजी हो, यानी ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ही वर्क कर रहा हो उस समय, यानी बहुत ज़्यादा इसके पास व्यस्तता हो, तो ये सारी जिम्मेदारी इसी मेरुरज्जु को सौंप देता है। ये मान के चलना, यानी हमारा मस्तिष्क, जैसे ये कुछ मामला है और इस तरीके का ये मान के चलिए मेरुरज्जु है, ये बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं जब, यानी बिजी हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी किसको दे देते हैं कि आप संचालन करें। अभी हम बहुत व्यस्त हैं। आप खुद सोचिए कि जब आपका मस्तिष्क बहुत बिजी होता है तब भी आपका शरीर क्रियाशील होता है, तब भी आप गर्मी का एहसास कर रहे होते हैं, तब भी आप ठंडक महसूस कर रहे होते हैं, तब भी आपके दिल में प्यार और घृणा आ रहा होता है। जब आपका मस्तिष्क बहुत बिजी होता है तब भी ये काम होता है। इसका मतलब कोई तो और संचालन कर रहा है ना, क्योंकि मस्तिष्क कहीं और व्यस्त है, किसी और जगह। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आप सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बिजी एरिया होता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। लेकिन ऐसी भी अवस्था में अगर गर्मी आपको लग रही है तो वो एहसास कर पाएगा, आपका शरीर उसे महसूस करेगा। ये सारा काम हो रहा होता है। इसका सीधा मसला ये है कि मस्तिष्क अपनी जिम्मेदारी इन्हें दे देता है और ये काम संचालित कर रहे होते हैं, इसीलिए तो इन्हें दूसरा मस्तिष्क हमने बोल रखा है। इसीलिए तो हमने इन्हें दूसरा मस्तिष्क बोला है, अन्यथा क्यों बोलने की आवश्यकता पड़ती, क्यों ये जहमत हम लोग उठाते, इतना बड़ा नाम इन्हें देने की आवश्यकता हम लोगों को क्या पड़ जाती। लेकिन पड़ी है तो उसका कारण है। और यह मसला आप समझ जाएं। अगर आप ऐसे भी एहसास कर लो कि आप कोई काम कर रहे हो, अचानक कोई आपसे ये बात बोल जाए, कोई आपसे ये कह जाए कि अरे, कान में आके बोले कि अरे भैया उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अचानक कुछ ऐसा फील करेंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा झटके से भागेंगे। इसका सीधा कारण जानते हैं क्या है? इसका सीधा कारण है कि मस्तिष्क की जो जिम्मेदारी मेरुरज्जु को मिली थी, अचानक सारी तंत्रिकाएं इस संवेदना को पाते हुए खड़ी हो जाएंगी और ये तुरंत मस्तिष्क के पास सूचना पहुंच जाएगी। मस्तिष्क कहेगा अरे, आपको तो जिम्मेदारी दी थी हमने और आप इसे संभाल नहीं पाए। इससे साफ पता चलता है कि मस्तिष्क उस काम को करने के लिए आगे आएगा, उस काम को, उस दायित्व को निर्वहन करेगा फिर। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं ये मान के चलूँ कि आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ रही है कि अगर आप जो कान है और जो आपकी आँख हैं वो मध्य मस्तिष्क से संचालित होते हैं, मेरुरज्जु का संचालन वो भी सेरिब्रल यानी मध्य मस्तिष्क से होता है। ये बात क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। क्लियर है? और इसे आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लें। और अब हम लोग बात कर लेते हैं मस्तिष्क के लास्ट पार्ट पर, जिसे हम लोग पश्च मस्तिष्क बोले हैं। पश्च मस्तिष्क, ये चीज़ समझें। जो पश्च मस्तिष्क है इसके भी महत्वपूर्ण 2 पार्ट हैं, और भी पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेरिबेलम, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहेंगे, अनुमस्तिष्क कहेंगे। इसी अनुमस्तिष्क को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है।
अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि किसे छोटा मस्तिष्क कहा जाता है तो इसे, और किसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, वो उत्तर हम आपको दे चुके हैं। क्लियर है बात ना? तो इसे हम लोग छोटा मस्तिष्क कहेंगे। अनुमस्तिष्क को, इसका काम क्या है? बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाने का मतलब आप किसी काम को बैलेंस रूप में करें, अर्थात ज़्यादा मात्रा में खाने लगेंगे तो अनियंत्रित मसला हो जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएंगे सामने, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत काम कर रहे हो, बैलेंस बनाइए। आपने शराबी को देखा होगा, उनका अक्सर बैलेंस बिगड़ ही जाता है, और वो जो बैलेंस बिगड़ जाता है उनका, और उनको फिर बैलेंस में लाने का काम, यानी फिर भी उनको बैलेंस में बनाने का काम इन्हीं का है। अब आपको मैं वो प्रश्न बता ही दूँ, अभी हमने आपसे कहा था कि मदिरा पान करने वालों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। अच्छा, ज़्यादा समझिए, ज़्यादा जो मदिरा पान कर लेता है उसे सेरिबेलम भी बैलेंस में नहीं ला सकता है, खिला लेगा। आप देखते होंगे उनका बैलेंस कुछ इस कदर बिगड़ जाता है कि वो किसी भी स्थान पर कहीं भी लेटे मिल सकते हैं आपको। इसका मतलब अब मस्तिष्क भी वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा बैलेंस आपने बिगाड़ दिया है अपना। तो ज़्यादा नहीं बिगाड़ना है, थोड़ा बहुत बिगाड़िएगा, तो थोड़ा बहुत बिगाड़ेंगे तो ये काम चला ले जाएंगे, आपको घर तक पहुंचा ले जाएंगे। लेकिन आप अब बस वही है कि आप एक्स्ट्रा पान कर लेंगे, ज़्यादा जलपान कर लेंगे, तो फिर आपको तो समस्या से गुजरना ही गुजरना है। दूसरी बात करता हूँ, अब ये बात आप समझ चुके होंगे बैलेंस बनाने का मसला क्या है, और अगली बात कर रहा हूँ मैं मेडुला की। मेडुला इसका अगला पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क का, जिसका काम है श्वसन का नियमन, यानी श्वसन को नियंत्रित करना या श्वसन को संचालित करना। तो नियमन में लिख दे रहा हूँ, नियमन का मतलब हो गया नियंत्रण संचालन दोनों। और फिर इसके बाद पाचन का नियमन, यानी पाचन प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण काम और संयोजन और नियमन, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? आपके पश्चिम मस्तिष्क की। ये मैं मान के चलता हूँ कि अब ये बात आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। ये क्लियर कर दिया हूँ मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये मान के चलें कि जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका काम है सेरिबेलम, उसका एक भाग है मेडुला, एक भाग है इसमें एक, इसी सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं, जिसे हम छोटा मस्तिष्क बोलते हैं। आपने नाना पाटेकर की एक मूवी देखी रही होगी, जिसमें वो जब उनको पीछे कोई हाथ से मारता था तो वो बोलते थे, अरे ना मारो, यहाँ छोटा मगज होता है। मगज का मतलब छोटा दिमाग होता है। और ये बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि हम पश्चिम मस्तिष्क की अगर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होगा, बिल्कुल पीछे, जो हमारे शरीर का बैलेंस बिगाड़ देगा। और अक्सर आप देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को किसी जोर से, किसी बड़े लोहे के राड वगैरह से, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग अगर पीछे वार कर देते हैं या यहाँ ज़्यादा चोट लग जाती है तो उस मनुष्य के शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने का मतलब तमाम प्रकार की ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी इस दुनिया से पलायन कर जाते हैं। समझ पा गए होंगे आप, क्लियर है? और मैं मान के चलता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। और इसी आशा विश्वास के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा और दूसरी कक्षा में पुनः मिलूँगा। तब तक आप अपनी तैयारी को मेंटेन करें और इसी भाव के साथ अपने आप को बनाए रखें। बहुत ही मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करें। परीक्षा ज़रूर आएगी आपके सामने, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखें। और हमारे चैनल को, अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नई कक्षा में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।